नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर देखेंगे ध्वनि। तो वीडियो को ध्यान से देखते चलना है, जो भी समझ में ना आए आपको कमेंट करना है, जो बताना मैं उसको बाद में समझा दूँगा। फिर भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहला। लिखा है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? तरंगे 2 प्रकार की मुख्यतः होती हैं। ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो ध्वनि कैसी अनुदैर्ध्य तरंग है? मतलब ये कम इसके जो कंपन होते हैं, इसके जो कण होते हैं, वेग जिधर इसका वेग होगा उसी की दिशा में कंपन करते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? वेग के लंबवत कंपन करती हैं। तो ये अनुप्रस्थ नहीं है, अनुदैर्घ्य है। तो ये वेग के डायरेक्शन में ही कंपन करते हैं। तो मतलब कंपन करते करते आगे की ओर कण चले जाते हैं। तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग। वैसे भी धा है, धा से ध्वनि, अनुदैर्ध्य में भी धा आता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहले का 20 ही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला क्वेश्चन, ऑप्शन इनको ध्रुवित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, ये निर्वात में चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, 0 डिग्री से 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये ऑप्शन सही है। चौथा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। सभी तो सत्य नहीं हुए। इनको ध्रुवित किया जा सकता, ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ध्रुवित ध्रुवित होने का गुण सिर्फ प्रकाश में होता है, पोलराइजेशन बोलते हैं इसको। सिर्फ प्रकाश की घटना होती है, ध्रुवण। प्रकाश का ही सिर्फ ध्रुवण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 3 तरह की तरंगे होती हैं, श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। तो अपश्रव्य तरंग क्या होती हैं? जिनको मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से भी कम की आवृत्ति वाली तरंगों को हम लोग बोलते हैं अपश्रव्य तरंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? तो पराश्रव्य की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की आवृत्ति तरंगों को हम पराश्रव्य बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अब 20,000 हर्ट्ज को क्या बोलते हैं? किलो बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज कह दो या 20 किलो हर्ट्ज कह दो, बात वही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पराश्रव तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती हैं? सुनी जा सकती हैं? नहीं सुनी जा सकती। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा इनकी आवृत्ति होती है, तो ये नहीं सुनी जा सकती। एकदम पहला ऑप्शन सही है। अगला, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सबसे पहले सीटी बजाकर गाल्टन ने उत्पन्न किया था। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो चमगादड़ और डॉल्फिन में होती है अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रा, या यूं कह दो वही पराध्वनि तरंगे। और ये इको के बेस पर चलती है। मतलब पहले पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं और वो तरंगे आके इनके ऊपर टकराती हैं, तो इनको आइडिया लगता है कि आगे कोई पदार्थ है या नहीं, कोई वस्तु तो नहीं रखी है। तो अपवर्तन नहीं, ध्वनि का प्रकीर्णन नहीं, स्पंदों का बनना नहीं, ये होता इको पर प्रतिध्वनि का निर्धारण होता है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो इसमें भी हम अल्ट्रासोनिक तरंगे लाते हैं, पराश्रव्य तरंगे, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है। उनसे हम ध्वनि करते हैं, तो ध्वनि की वजह से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत हमेशा पिच हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तारत्व क्या होता है? तारत्व वह गुण होता है जिससे ध्वनि महीन अथवा मोटी प्रतीत होती है, उसे हम तारत्व कहते हैं। तारत्व डिपेंड करता है आवृत्ति पर। अगला, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में भी पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि तरंगों में क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की क्या होती है? श्रव्य तरंगे होती है, ऑडिबल वेव्स होती हैं। इनको हम लोग सुन सकते हैं। तो श्रव्य या फिर ऑडिबल ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी सही है। तरंग का वेग v आवृत्ति न्यू तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध है? तो v बराबर n लैम्डा होता है। क्या होता है? v बराबर n लैम्डा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, और वायुमंडल के बगैर ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो चाहे जल का माध्यम हो, चाहे वायुमंडल का माध्यम हो, चाहे ठोस पदार्थ का माध्यम हो। तो वहां तो वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती चंद्रमा पे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि वो पराश्रव्य तरंगों के बेस पर ही उड़ता है। पहले वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है,
और उत्पन्न करने के बाद वो पराश्रय तरंगे किसी आगे दीवार से या कहीं से टकरा करके फिर से उसको सुनाई पड़ती हैं। तो उसको एक आइडिया लग जाता है कि आगे दीवार है या फिर कोई वस्तु है, तो उसी ध्वनि तरंगों के सहारे वो रात में गति करता है। ऐसा उसको नहीं कि रात में दिखाई नहीं पड़ता, वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से ही, पराश्रय ध्वनि तरंगों के माध्यम से ही गति करता है। दिन में क्या होता है, शोर ज्यादा होने की वजह से उनको आइडिया नहीं लग पाता, इसलिए वो रात में ही गमन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला ऑप्शन दिया, अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, नहीं, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता। उसकी आंखों का पिपुल बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं। वे अति ध्वनि तरंगों वे अति ध्वनि तीव्र तरंगे पैदा करते हैं और जो उसका नियंत्रण करती हैं, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ सकता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। दूसरा कारण क्या है इसका, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं, अल्ट्रासोनिक निकलती है, इंफ्रासोनिक नहीं निकलती। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, कारण गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? तो जो ध्वनि की चाल होती है वो दाब पर डिपेंड ही नहीं करती। दाब 1 गुना 2 गुना 10 गुना करो, ध्वनि की चाल दाब पर डिपेंड नहीं करती, तो चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगी। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करेगी? तो ठोसों में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ये होता है ध्वनि के गति करने का मतलब, यात्रा गति करेगी इस हिसाब से। तो सबसे फास्ट गति होती है ठोस में। इनमें ठोस कौन सा है? तो स्टील सबसे ठोस है। अगला, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है कि ध्वनि तरंगों की चाल कम होती है प्रकाश की तरंगों की चाल की अपेक्षा। तो पहले प्रकाश आ जाता है, फिर ध्वनि बाद में आ पाती है। अभी हमने देखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि मात्र 332 मीटर प्रति सेकंड चल सकती है, वही प्रकाश कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो बहुत तेजी से चलता है प्रकाश। तो यही होता है। तो इसमें लिखा होगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए प्रकाश निर्वात में चल सकता नहीं, सी भी गलत है। पहला तो गलत ही है, दूसरा भी गलत है, तीसरा चौथा देखो, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है, हाँ यही सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 330, ऑप्शन नंबर ए सही दिया है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है? तो ठोस में सबसे तेज गति करती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ठोस में सबसे ज्यादा गति करता है, बात सीधा सी है। इसमें ठोस कौन सा है? हवा, पानी, ग्रेनाइट, लोहा। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पे ठोस पदार्थ दो हैं, ग्रेनाइट भी है और लोहा भी है। तो ये एक सारणिक होती है जिसमें से आपको याद करना पड़ सकता है कि ठोस में भी किस में सबसे ज्यादा गति करता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते कौन सी सबसे ज्यादा सही है। देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट से भी ज्यादा फास्ट होती है गति ठोस में ही, लोहे में ही, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही है, लोहे में सबसे ज्यादा गति करता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा दूसरा वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही, अभी बताया हमने। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता, नहीं, गलत है ये। अगला, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता, हाँ ये भी सही है। आयाम और आवृत्ति से वेग नहीं प्रभावित होता, ये भी सही है। तो इसमें कह रहा है सही कौन सा नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, कम नहीं हो जाता, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यही सही नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है, अभी बताया हमने, तापमान जितना ज्यादा होगा उतना ध्वनि का वेग बढ़ जाता है वायुमंडल में, इसका ध्यान रखिएगा आप। यानी जितनी ज्यादा धूप होगी, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा वायु का वेग बढ़ जाता है। रेलगाड़ी के इंजन से, धूप कहने का मतलब है कि वायु का वेग बढ़ता है तापमान के बढ़ने से, सीधा सी बात। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, प्रकाश के माध्यम से वस्तुएं दिखाई पड़ती है, सीटी बाद में आएगी क्योंकि ध्वनि बाद में चलती है आती है।
तो इसमें दिया कारण क्या है इसका, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। हाँ सही बात है, यही तो ऑप्शन सही है। तो आर, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। तो जो पराध्वनिक विमान होते हैं ध्वनि की चाल से भी ज्यादा तेज से चलते हैं, यही सही है। पराध्वनिक मतलब ध्वनि को भी पार कर रहे हैं, जो सिंपल सी बात है। वायु के वेग तथा उसकी वायु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मैक संख्या। वायु के वेग और उसी माध्यम में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या बोलते हैं। अगला प्रश्न, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। कहे के वेग के संबंध में, अंतरिक्ष यान के या वायुयान के, जलयान के, ध्वनि के। तो अंतरिक्ष यान जो बड़े बड़े रॉकेट वगैरह जाते हैं उनकी रिगार्डिंग के लिए, मतलब उनकी ध्वनि को मापने के लिए मैक संख्या का यूज करते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। क्या मापते हैं? ध्वनि का मात्रा क्या होता है? डेसिबल, या फिर आवृत्ति तो हर्ट्ज का मात्रक है। ध्वनि का मात्रा प्रदूषण वगैरह डेसिबल से नापे जाते हैं कि इतना डेसिबल है, मतलब इतना 45 से 50 के बीच मनुष्य के लिए सामान्य डेसिबल होगा तो वो सामान्य ध्वनि को सुन सकता है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? अभी बताया हमने, तो इसमें 45 से 50 दिया होना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिया तो 50 से 60 हम मान सकते हैं। सी नंबर सही है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करती है उसे बोलते हैं तारत, यानी पिच। पिच के माध्यम से, आवृत्ति की वजह से पता चलता है कौन पुरुष है कौन स्त्री है। स्त्रियों की ध्वनि की तारत ज्यादा होती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी अथवा पतली सुनाई देती है? तो यही तारत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक पुरुष एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय लगती है क्योंकि बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में कम होता है, कम नहीं ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे की आवाज पतली होती है। बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज की तुलना में अधिक होता है, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवृत्ति की वजह से ही तारत होता है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किस गुण से डिफरेंट निकलता है? मतलब उनमें कैसे डिफरेंट करोगे, कौन सा गुण से पता चलता है कि एक ही तारत से बज रही है, मतलब उनके कंपन की दर एक ही, लेकिन किस गुण से? तो इसको बोलते हैं, ये ध्वनि तारत्व, प्रबलता और गुणता, ये ध्वनि डिफरेंट करती है। देखिए, तारत्व की वजह, तारत्व तो सेम है, तारत्व अगर सेम है तो उनमें ध्वनि की जो पता चलता है कि स्वर किसका है, बांसुरी का है या सितार का है, एक ही आवाज से बजेंगे तो वो होता है ध्वनि का गुणता कहलाता है वो। डी नंबर सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्वनि तरंगों द्वारा हमेशा उत्पादित क्या नहीं होगा? ध्रुवण। ध्रुवण सिर्फ प्रकाश में होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो सुन नहीं सकता किसके ऊपर? 95 डेसिबल से ऊपर नहीं सुन सकता व्यक्ति। देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है। हाँ सही है, 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो जो सबसे ज्यादा आवाज करेगा वही सबसे ज्यादा ध्वनि करेगा। तो हवाई जहाज की उड़ान भरना, इससे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। इस घटना को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि, क्यों नहीं सुन सकता? सिंपल सी बात है, वहां पे वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल ना होने की वजह से, माध्यम न मिलने की वजह से ध्वनि प्रसारित नहीं हो पाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो अभी बताया हमने, दोनों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ये होता है ध्रुवण। अगला प्रश्न, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है?
उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा एक ही दिशा में इंगित होगी, क्योंकि ध्वनि की ऊर्जा और उसको एक ही डायरेक्शन में भेजेंगे तो सारी एनर्जी एक तरफ जाएगी, मतलब एक ही व्यक्ति को या एक तरफ ज़्यादा सुनाई देगी। अगला प्रश्न, अगला, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए करते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल से, अभी बताया था। अगला, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रकाश का, वो ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि जाके टकराती है, टकरा करके फिर से वापस आती है, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। तो ये ध्वनि में भी होता है परावर्तन। अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर से कम होनी चाहिए। वो 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तब भी चलेगा, लेकिन 17 मीटर से कम ना होने पाए। अगला, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रडार की कार्यप्रणाली काहे पे आधारित होती है? ये होती है ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पर। ध्वनि टकरा के जाती फिर से वापस आती, इसी बात पर रडार बनाया, इसी सिद्धांत पर रडार काम करता है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए, कम से कम 1/10 सेकंड हो। मतलब अगर आप बोलते हैं और टकरा करके वापस आवाज सुनाई दे, तो उसमें कम से कम 1/10 सेकंड का डिफरेंस हो, ताकि वो लौट तक आ सके, लौट के आ सके। कम से कम 1/10 सेकंड, तो 1/10 सेकंड के बराबर या इससे अधिक, तो अधिक होना चाहिए। सी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य सिंपल सा एक ही है कि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना, ताकि ध्वनि को अवशोषित कर सके, ताकि प्रतिध्वनि ना हो, इको ना हो। इसीलिए हॉल वगैरह में चारों तरफ बढ़िया से क्यारी टाइप में फूलों की दीवारों दीवारों में क्या कर देते हैं, अच्छे से मखमल या कंबल बिछा देते हैं, ताकि ध्वनि ना हो, इको ना हो। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक कम से कम रहता है, या 1/10 सेकंड से अधिक रहता है नहीं, इतना ही रहता है। अगला, ध्वनि की तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती? तो ये परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण ही जाके टकराती हैं और वापस आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो व्यक्ति को अगर अपनी ध्वनि सुनना है विपरीत आकर के टकरा करके आपस वापस वाली ध्वनि, तो कम से कम उसको 56 फीट खड़ा होना पड़ेगा दूर, 17 मीटर या फिर 56 फीट ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर पहने होते हैं धड़कन नापने के लिए, जो आला जिसको बोलते हैं, आला लगाए होते हैं, तो वो काहे पे काम करता है? उसमें शरीर में लगा देते हैं और धड़कन सुनते हैं, हृदय की धड़कन सुना जाता है, तो वो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ध्वनि टकरा करके जाती है और परावर्तित होती है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, ए सही है। अगला, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती, तो अभी वही चीज है, प्रतिध्वनि यानी इको टकरा करके वापस आना काहे पे काम करता? तो ये है परावर्तन का सिद्धांत। अगला, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार क्या होता है? सोनार होता है समुद्री नौ संचालन में काम करता है। इससे क्या पता चलता है? ध्वनि तरंगे समुद्र के अंदर भेजी जाती हैं, या फिर सोनार से ही पता किया जाता है कि आगे कोई पहाड़ तो नहीं है समुद्र के अंदर, या फिर पर्वत तो नहीं है, या फिर कोई ग्लेशियर तो नहीं है, या फिर कोई आगे कौन सा जहाज कितनी दूर जा रहा है। तो इससे ये सोनार से ही पता करा जाता है। सोनार जाके खूब तेजी से ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, और वो तरंगे टकरा करके फिर से वापस सुनाई देती हैं। इसी से दूरी का अंदाजा लगता है कितनी दूर कोई वस्तु आगे है, ये सोनार से पता किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, नौ संचालकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ आज, और आपको देखता हूँ कि आप पढ़ते हैं या नहीं। आप वीडियो पे कमेंट कीजिए। एक भी व्यक्ति अगर मुझे कमेंट करके कहेगा कि मुझे ये चैप्टर समझा दो, मुझे ये पढ़ा दो, तो मैं उसको ज़रूर पढ़ाऊँगा। आप कमेंट कीजिए, मैं समझाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।